everyone, welcome to the channel. So this is me Akriti Singh and once again I am here with you all with one more important and very useful video. So dear students, जैसा कि आप सब के कमेंट्स आ रहे थे फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, डीएम आ रहे थे और फिर साथ ही साथ बहुत सारे मेल भी मुझे आए, तो बहुत सारे मेल या फिर कहूँ मैसेज या कमेंट्स का मैंने रिप्लाई तो नहीं किया, तो मे भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि मैं उनके मेल्स या मैसेज या फिर लेक्चर को लेकर के उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है मैं उसको इग्नोर करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रीड कर रही थी और मैं एनालाइज कर रही थी कि मुझे किस तरीके से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड कराना चाहिए, मतलब किस तरीके से मैं प्रोवाइड करा पाऊँ आपको और क्या क्या पॉइंट्स अच्छे से मैं आपके लिए लेकर के आऊँ जिससे कि वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। तो अगर आप वो नोट्स से पढ़ करके अपने एग्जाम में आंसर लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स मिले, साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी बढ़े। ठीक है, तो बस सिर्फ यही सारी चीज़ें एनालाइज करने में और आपके लिए लेक्चर नोट प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट इट डजंट मीन कि मैं इग्नोर कर रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही काम कर रही थी और मैं उसी में बिजी थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट स्टिल इट्स माई प्रॉमिस कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद नोट्स इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि अपकमिंग लेक्चर्स की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सेकेंड यूनिट दैट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो टॉपिक्स है उसको पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करूंगी। जैसे कि ये पार्ट 1 है, इसमें मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स एज वेल एज सब टॉपिक्स में कवर करा पाऊँ, बट अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो फिर मैं इसको मतलब बीच से ट्रिम कर दूंगी और फिर पार्ट वाइज अपलोड करूंगी। तो आप सारे पार्ट्स को देख लेना और उसके मतलब वीडियो जैसे जैसे लेक्चर्स रहेगा साथ ही साथ मैं टेक्स्ट स्क्रीन पे ऐड करती चलूंगी, तो उस टेक्स्ट को आपको अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो अब फटाफट से नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन ले करके पढ़ने बैठ जाओ क्योंकि हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो बुकिश लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि आप पहले खुद सोचो कि जो टर्म है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इससे आप क्या समझते हो। तो जब भी कोई टॉपिक हो ना तो उसको ब्रेक करो और एक एक वर्ड की मीनिंग आप निकालना स्टार्ट करो। हेल्थ, ठीक है, मीन्स स्वास्थ्य, केयर देखभाल, ठीक है, डिलीवरी मीन्स चीजों को गिव आउट करना, ठीक है, देना, देन सिस्टम एक जो प्रोसेस है, मतलब ओवरऑल इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी जो सोसाइटी है, हेल्थ सेक्टर किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए केयर प्रोवाइड करने का काम करता है, कैसे सिस्टम पूरा वर्क करता है, हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हेल्थ एंड इलनेस यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो, अब यूनिट सेकंड है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, healthcare delivery system refers to the organization of people, institutions and resources that devise health care services to meet the health needs of populations. It encompasses various components, ठीक है, including providers, payers, patients, policies, technology, public health and आफ्टर दैट इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो चलो बुकिश लैंग्वेज को थोड़ा सा साइड रखते हैं और इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बेसिकली हम इसमें ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो पब्लिक है उसको हेल्थ बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए प्लान बनाता है एंड देन फिर वहां से बीच में कितने सारे पर्संस, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज के थ्रू ग्राउंड मतलब कि स्काई लेवल पे बढ़ रहा है एंड ग्राउंड लेवल तक वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो स्काई लेवल पे हेल्थ केयर पॉलिसीज बनने से लेकर के ग्राउंड लेवल तक हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के प्रोसेस को ही हम पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को अच्छे से कैरी आउट करने के लिए मतलब स्काई लेवल पे बन रहा है तो ग्राउंड लेवल तक इस पॉलिसी को, इस फैसिलिटीज को पहुंचाने के लिए कंपोनेंट्स मींस हमें रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम डिलीवर करते हैं,
सबसे पहले प्रोवाइडर्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रोवाइडर्स, पेयर्स, पेशेंट्स, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स, ठीक है। तो प्रोवाइडर्स से आप क्या समझ रहे हो? जो चीजों को प्रोवाइड करा है, ठीक है, जो चीजों को प्रोवाइड करा है। तो हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? हम यहाँ हेल्थ केयर की बात करें। इट मीन्स दैट वो लोग, वो वॉलंटियर्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने में हेल्प कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोवाइडर्स। और ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि मान लो कोई एजेंसी या फिर कोई गवर्नमेंट हमारे लिए, जो भी हम सब सोसाइटी में हैं, हम सबके लिए कोई हेल्थ पॉलिसी बना रही है कि हाँ ठीक है, हमारे सिटीजन्स को ये सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉइंट ना करे, मीन्स कोई भी नर्सेज, डॉक्टर्स, जो भी ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, ANM स्टाफ्स, मेडिकल स्टाफ्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर अपॉइंट ना किए जाए तो पॉलिसीज तो जहां बन रही है वहीं की वहीं रह जाएगी ना। ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअल में हमारा पब्लिक है, वहां तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसे पहुंचेगी? तो नहीं पहुंच पाएगी। तो भाई जब बीच में हम स्टेप्स बनाएंगे, सीढ़ियां बनाएंगे, जब उस लोगों को इन्वॉल्व करेंगे जो इस पूरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को स्काई लेवल पे जहां पे ये फॉर्म हो रही है वहां से लेकर के ग्राउंड लेवल तक लाने का काम करेंगे, तभी तो ये सारा जो सिस्टम है ऑर्गेनाइज्ड वे में चल पाएगा। तो प्रोवाइडर्स वही होते हैं प्रोवाइडर्स। अब हमें हेल्थ केयर कहाँ से मिल सकता है? कौन कौन हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकता है? तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स। इट इज ऑब्वियस भाई, हमें कोई हेल्थ इश्यू होगा तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में ही तो जाते हैं ना। फिर क्लिनिक्स, प्राइमरी केयर फिजिशियंस, स्पेशलिस्ट एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हु डिलीवर केयर। तो जैसे कि मान लो गवर्नमेंट है, उसने हेल्थ पॉलिसी बना दी, ठीक है, कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको ये सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन उस हेल्थ केयर फैसिलिटीज को आप तक पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे ना, रिसोर्सेज लगेंगे, इंस्टीट्यूशन लगेगा, बिल्डिंग लगेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम कहेंगे हॉस्पिटल, जहां पे हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। अगर हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आएगा तो हमें वहां पे हम जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो हॉस्पिटल क्या हो गया? हमारे लिए प्रोवाइडर हो गया। क्यों? क्योंकि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है ना। अब आपको बीमार हो गए हो और चले जाओ शॉपिंग मॉल और कहो कि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, यू आर माई प्रोवाइडर, तो क्या आपको शॉपिंग मॉल हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकते हैं? नहीं भाई, उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। उसका काम है आपको मतलब चकाचौंध की दुनिया में एंट्री दिलाना, उधर से अपने सामान बेचना। शॉपिंग मॉल में आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे और आप उनसे कहोगे कि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, आप मुझे हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, मेरे ये हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ ठीक है, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर इस टाइम पे डॉक्टर आते हैं, आप उनसे कंसल्ट करो, एंड देन फिर नर्सेज होंगे, अदर स्टाफ्स होंगे, जो आपका जो भी मेडिकल प्रोसेस होगा वो डॉक्टर को हेल्प करेंगे आपकी ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। तो हॉस्पिटल आपका सबसे फर्स्ट प्रोवाइडर हो जाएगा। देन क्लिनिक्स का देखो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कई सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानते होंगे जिनका जस्ट एक मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जस्ट आप उनका कोई एक क्लिनिक है जहाँ पे वो मान लो सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम दोपहर के 1 बजे तक बैठते हैं, देन उसके बाद 1 घंटे का लंच करते हैं, एंड देन फिर वो शाम के 4-5 बजे तक पेशेंट्स देखते हैं और फिर वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं, जस्ट वो, या फिर होते भी हैं तो बहुत माइनर केयर्स के लिए, जैसे कि 5 बेडेड 10 बेडेड हॉस्पिटल, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे या तो डॉक्टर्स जस्ट आपको एडवाइस करें, मेडिसिन दें, या फिर टेस्ट के लिए एडवाइस करें, या फिर 5 से 10 बेडेड हॉस्पिटल, जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, आप उनको क्लिनिक्स बोलते हो, ठीक है। देन आएगा हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियंस। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको एडमिट तो नहीं करेंगे, जस्ट अगर आपका कोई सीरियस मतलब हेल्थ इशू हो गया, सडनली हो गया, तो आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आपके आसपास जो ऐसे पता है कि हाँ ये डॉक्टर है, इनका ये छोटा सा क्लिनिक है, लाइक वो अपने घर पे या फिर कोई भी छोटा सा क्लिनिक है, तो आप वहाँ पे विजिट करोगे। वो फिजिशियन आपको मॉनिटर करेंगे, आपको चेक करेंगे, आपके वाइटल साइन चेक करेंगे, एंड देन वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब कर देंगे और रेफर कर देंगे कि आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, तो फिर वहाँ जाने से पहले आप टेस्ट करा लेना, या फिर इस डॉक्टर के पास चले जाओ, या फिर वो मतलब जैसे कि एक फिजिशियन जिसको बोलते हो ना कि अरे ये डॉक्टर साहब हमारे पास, हमें बुखार हुआ था तो जस्ट हम वहाँ गए और दवा लेकर के चले आए, हम ठीक हो गए। तो जो छोटे नॉर्मल
डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने वाले फिजिशियंस, ठीक है, नॉर्मल डॉक्टर्स, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं बैठे हैं, जस्ट उनका अपना पर्सनल एक प्राइवेट क्लिनिक जैसा है, वो वहाँ पेशेंट देख रहे हैं, तो वो भी तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर आपको नॉर्मली कोई इशू है, अब जैसे आपको फीवर आ गया तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो नहीं चले जाओगे ना, आप अपने आसपास जो डॉक्टर हैं, जो क्लिनिक है, जो फिजिशियन अवेलेबल है, आप उन्हीं के पास जाओगे। तो इस तरीके से वो भी आपके क्या हुए, प्रोवाइडर हुए, ठीक है। फिर आता है आपका कौन प्रोवाइडर हो सकता है, वैसे हमने अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमारा है स्पेशलिस्ट, ठीक है। देखो लेवल बढ़ रहा है, स्पेशलिस्ट कौन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आपको नॉर्मल फीवर है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास थोड़े ना जाओगे, लेकिन वहीं अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज्यादा टाइम से, आपके पास में जो डॉक्टर अवेलेबल है वो नॉर्मल फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट नहीं है, वो सारी चीजों को देखते हैं, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपके चेस्ट में काफी टाइम से पेन हो रहा है, तो उन्होंने मान लो कोई मेडिसिन दी, बट वो मेडिसिन खाने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिला, तो फिर वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपके चेस्ट में पेन है तो आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो, मीन्स हृदय रोग संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे आप जाकर के मिलो। या फिर आपको कभी बोन में बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, आपके फिजिशियन आपको क्या एडवाइस करेंगे कि आप किसी ऑर्थोपेडिक से मिलो, मीन्स जो हड्डियों के हड्डी संबंधी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो होता है आप उनसे जाकर के मिलो। तो ये जो ऐसे डॉक्टर्स जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स कहलाते हैं। तो वो भी तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो आपको हायर लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे स्पेसिफिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। जैसे कि देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जब हमारे इंडिया में कोविड आया था, ठीक है, वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो क्या डॉक्टर्स और नर्सेस वैक्सीन बना रहे थे? नहीं, ठीक है। डॉक्टर्स जो चीजें अवेलेबल थी हॉस्पिटल में, जो मेडिकल फील्ड में जो चीजें, इक्विपमेंट्स, जो भी ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स थे अवेलेबल, उनके बेसिस पे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। नर्सेज डॉक्टर्स को असिस्ट करती थी, पेशेंट्स को 24/7 मॉनिटर कर रही थी और उनको केयर प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन वैक्सीन बनी किधर? तो वैक्सीन बनाने वाला लैब में बैठा था, वो कौन थे? एलाइड हेल्थ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो वायरसेस, पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे स्पेशली स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स बैठे हैं लैब में, जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी करके उस लेवल तक पहुंचे, वैक्सीन उन लोगों ने बनाई है। तो ये हो गए आपके एलाइड हेल्थ वर्कर्स, मीन्स जो डायरेक्टली पेशेंट के लिए या फिर हेल्थ केयर के लिए पेशेंट को ट्रीट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एडवांस करने के लिए टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर रहे हैं, वो है हमारे एलाइड हेल्थ साइंस एक्सपर्ट्स, ओके। फिर उसके बाद आते हैं हमारे फार्मासिस्ट, ठीक है, मीन्स ये सारे वो लोग हैं जो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हो गए आपके प्रोवाइडर्स। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज प्रोवाइडर्स। वो प्रोवाइडर्स मीन्स कौन कौन हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता है और कैसे, किस लेवल पे प्रोवाइड कराता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट है हमारा पेयर्स। पेयर्स मतलब पैसे देने वाला। भाई अगर इलाज कराना है तो पैसे तो लगेंगे ना। मान लो डॉक्टर कहेगा कि ठीक है मैं अपनी फीस नहीं लूंगा, लेकिन एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस लंबा होता है। अगर आपको बहुत दिन से फीवर आ रहा है तो आपको अपना ब्लड टेस्ट तो कराना पड़ेगा। तो चलो डॉक्टर बोल दिया कि चलो मैं तो पैसे नहीं लूंगा, मैं आपका फ्री में ट्रीटमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ, लेकिन आपको ये टेस्ट करा के लाना होगा। तो आप लैब में जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि लैब वाला भी कह दे कि ठीक है मैं भी फ्री में टेस्ट कर देता हूँ। तो भाई सबको अपने पैसे चाहिए, क्योंकि पैसों के लिए तो लोग काम कर रहे हैं। बस कोई ईमानदारी से कमा रहा है तो कोई थोड़ी इधर उधर, पर ठीक है जस्ट जो। तो ये हो गए पेयर्स जो पैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले प्रोवाइडर्स जो हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड कर रहे थे, अब पेयर्स जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे इस पूरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज का फायदा उठाने के लिए। मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, बहुत सारे योजनाएं आती हैं जो हेल्थ के लिए आपको फाइनेंस करती हैं। जैसे कि आप आयुष्मान भारत एग्जांपल के लिए, जन औषधि, ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट का एक रूल या फिर वो पॉलिसी है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है अपने ट्रीटमेंट कराने का, तो वो एक नॉर्मल लेवल पे कुछ, जैसे कि या तो गवर्नमेंट उनको पैसे प्रोवाइड कर रही है या फिर जन औषधि जैसे फार्मास्यूटिकल्स मीन्स जैसे क्या बोल सकते हो, मेडिकल स्टोर्स ओपन करा रही है जहाँ पे जो मेडिसिन है वो
कम प्राइस में मिले। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या हो गई, हमारी पेयर हो गई, मीन्स पैसे हमें प्रोवाइड कराने वाले, चाहे वो डायरेक्टली प्रोवाइड कराए या इनडायरेक्टली प्रोवाइड कराए। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक मेडिकल एंड मेडिकेयर एंड इंडिविजुअल्स हु फाइनेंस हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनीज, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, LIC के एड्स देखे होंगे, जीवन बीमा ऐसे होते हैं ना, वो क्या क्लेम करते हैं कि आप थोड़े थोड़े फंड्स हमें जमा करते रहो, 100, 200, 300, 500 अप टू 1000 तक हम वो पैसे कलेक्ट करके अपने पास सेफ रखेंगे। इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएगी तो आपके ट्रीटमेंट का खर्चा हम उठाएंगे। इस तरीके के इंश्योरेंस आपने सुना होगा, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए पैसे पे करती हैं कि अगर आप हमारे पास थोड़ा सा हमारा इंश्योरेंस करा लो, हमारी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, हमें थोड़े थोड़े पैसे देते रहना, हम सेव करते रहेंगे। इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी बड़ी मतलब डिजीज हो जाती है या कोई ऐसा सडन एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है अपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, तो हमारी कंपनी आपको पैसे प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके का क्लेम करने वाली जो कंपनीज होती हैं उनको हम हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज बोलते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस रहे हो या फिर मतलब एक इंडिविजुअल है जिसने किसी कंपनी में इंश्योरेंस कराया, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया एंड अभी उनको थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए नीड है, फिर वो कंपनी पे क्लेम करेंगे कि मैंने इतने पैसे आपके यहाँ जमा किए थे, मेरा इतना इंश्योरेंस है, अभी मुझे इतने पैसों की जरूरत है तो आप मुझे वो पैसे दे दो। तो इस तरीके से वो कंपनी उनके लिए पे करेगी, उनको ट्रीटमेंट में हेल्प कराने के लिए, तो वो उनकी पेयर कहलाएगी, ठीक है, मीन्स पैसे पे करने वाला। फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया कि अभी बहुत आप सबको पता होगा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम ही तो है जो ये कोशिश करते हैं कि मतलब अप टू 3 लाख 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट, जैसे कि ऐसा था कि बहुत सारे लो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बहुत सारे या फिर माइनर ऐसे लोग थे हमारी सोसाइटी में जो अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम हो जा रही थी लाइक कार्डियक डिजीज रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इंजरी हो जा रही थी, जब उन्हें ट्रीटमेंट की नीड तो थी लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई, दैट इज आयुष्मान भारत। उसमें ये था कि आप भाई जाओ जिस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत की योजना लागू होगी उस हॉस्पिटल में आपके ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा वो थोड़ा कम होगा। मीन्स मान लो अगर आपका 2000 का बिल बनता है और आयुष्मान भारत कार्ड आपके पास है तो आपका काम 1000 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने इस तरीके की कोई पॉलिसी बना रखी है और उस पॉलिसी का लाभ आप उठा रहे हो अपने ट्रीटमेंट के टाइम पे, तो वो वहां पे गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने में पेयर कहलाएगी, ठीक है, PAYER, पैसे पे करने वाली कहलाएगी। फिर उसके बाद जन औषधि, जैसे कि मेडिकल केयर एज वेल एज मेडिकेयर। अब भाई देखो हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत जैसी योजना चला करके उन्होंने आपको थोड़ा कंसेशन करा दिया कि ठीक है आपका बिल 2000 का आता है तो हम आयुष्मान भारत योजना के तहत हम हॉस्पिटल्स में ये रूल रेगुलेशन या पॉलिसी लागू करेंगे कि उस बिल में आपका थोड़ा कंसेशन हो जाए। लेकिन ट्रीटमेंट कराने के लिए सिर्फ डॉक्टर की फीस ही काफी नहीं होती है, हॉस्पिटल का बिल भरना ही काफी नहीं होता है, दवाएं भी तो लगती हैं, मेडिसिन भी तो लगता है। तो भाई अगर आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वहां पे आपको कोई भी मेडिसिन मान लो 300 रुपीज की मिल रही है। तो जन औषधि केंद्र जो होता है गवर्नमेंट का, ये जैसे आप मेडिकल स्टोर है, ये गवर्नमेंट का मेडिकल स्टोर होता है, वहां पे आप जाओगे तो आपको जो दवाएं हैं वो थोड़ी कम रेट में मिलेगी। मान लो वो अदर मार्केट में 300 का मिल रहा है तो जन औषधि केंद्र में वो 150 रुपीज की मिलेगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट आपको इनडायरेक्टली पे कर रही है, ठीक है, क्योंकि आप तो अपनी जेब से आधा ही पैसा दे रहे हो उस दवा का, तो आधा पैसा कौन दे रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट दे रही है। तो इस तरीके की पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है आपके ट्रीटमेंट में, तो वो आपकी पेयर हुई, ठीक है। मीन्स हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, यही है पूरा सिस्टम कि गवर्नमेंट सिस्टम बना रहा है, फिर उस सिस्टम का लाभ बेनिफिट अपने सिटीजन तक पहुंचा रहा है। तो बीच बीच में कंपोनेंट्स मीन्स किस तरीके से स्टेप्स, किस तरीके से एक चेन, 2 चेन, 3 चेन जुड़ रही है और फिर उसके बाद जहां पॉलिसी बन रही है वहां से लेकर के ग्राउंड लेवल तक वो पॉलिसी पहुंच रही है। यही सारी चीजों के बारे में पढ़ना ही हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो प्रोवाइडर्स समझ गए, पेयर समझ गए, 2 कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड कंपोनेंट का है दैट इज पेशेंट्स। तो ऑब्वियस ही बात है यार,
ये जो सारी पॉलिसीज बन रही है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जैसी बड़ी बड़ी चीजें बनाई जा रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड चीजें बन रही हैं, सिस्टमैटिकली हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट हर कोशिश कर रही है। तो किसके लिए कर रही है? ऑफ कोर्स पेशेंट्स के लिए कर रही है ना, मरीजों के लिए कर रही है। तो ऑफ कोर्स मरीज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो पेशेंट कौन होता है? द रेसिपिएंट्स ऑफ केयर हु नीड्स ड्राइव द डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, वो इंसान जिसको केयर की जरूरत है, जो बीमार है, जिसको इलाज की जरूरत है, वो है हमारे पेशेंट्स, ठीक है। फिर आता है पॉलिसीज, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज बनाती रहती है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, ताकि हमें एक एडिक्वेट, एक प्रॉपर अमाउंट पे हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है, हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज का बेनिफिट उठा पाए, हम अपना ट्रीटमेंट एक सही प्राइस पे करा पाए। तो पॉलिसीज होती क्या है? तो रेगुलेशंस एंड लॉज दैट गवर्न हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम सच एज लाइसेंसिंग, फंडिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो पॉलिसीज बेसिकली वो रूल एंड लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है इस पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, जिससे वो आपको अच्छी केयर प्रोवाइड करा पाए। जैसे कि गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखती है कि जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है उस डॉक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए कि उसने अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करी है, उसने अपने सारे एकेडमिक एग्जाम्स पास किए हैं और अब उनके पास लाइसेंस है, वो एलिजिबल है कि वो पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। दिस इज नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स बट ऑल्सो फॉर नर्सेज एंड ऑल द स्टाफ्स who are working in the health sector, ठीक है, मीन्स चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो या कोई भी फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर जो भी स्टाफ्स होते हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, सबके पास अपना एक लाइसेंस होता है जो वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिसीव करते हैं और उसी के बिहाफ पे ये डिसाइड होता है कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में लीगली काम करने के लिए एलिजिबल है। तो इन सारी बातों का ध्यान कौन रखता है? इन लोगों पे नजर हमारी गवर्नमेंट रखती है। तभी तो हमें डर है कि नहीं, अगर मैं बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करूंगी तो मैं अगर कुछ गलती कर दूंगी तो मेरे ऊपर बहुत मुझे लीगली पनिश किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान गवर्नमेंट रखती है, इसलिए वो पॉलिसीज बेसिकली लॉज एंड रूल्स हैं जो कि हेल्थ केयर सेक्टर को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, अच्छे से काम कराने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या देखा जाता है? लाइसेंसिंग का पूरा ध्यान देखा जाता है। जैसे कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के पास लाइसेंस होना चाहिए, वो सब अपने पर्टिकुलर फील्ड की पढ़ाई पूरी किए होने चाहिए और उनके पास उनकी एक लीगल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फंडिंग, जैसे कि पॉलिसीज सिर्फ लाइसेंसिंग के लिए नहीं बनाई जाती है, पॉलिसीज फंडिंग के लिए बनाई जाती है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्र एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ही तो फंड प्रोवाइड करी है, मतलब कि गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड प्रोवाइड करे चाहे इनडायरेक्टली फंड प्रोवाइड करे, बट गवर्नमेंट आपको पैसे कहीं ना कहीं से दिलवा रही है ताकि आप अपना ट्रीटमेंट करा पाओ, ठीक है। जैसे कि आप एक बहुत सारा है, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एज के लोगों को उसमें गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, पहले क्या होता था, एक एग्जांपल दे रही हूँ, पहले क्या होता था कि जो वुमेन्स होती थी जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उनकी डिलीवरी घर पे करा दी जाती थी, ये सोच के कि अरे हॉस्पिटल जाएंगे बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। और इसमें क्या होता था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो गया था, मदर डिलीवर करते ही डेथ कर जा रही थी क्योंकि उनको असिस्टेड डिलीवरीज नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पे कैसे वर्क किया? गवर्नमेंट ने ये ऐसी कुछ स्कीम कराई कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको आप जिला अस्पताल बोलते हो, या फिर आप अपने स्टेट के, अपने जिले के जो भी मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पे अगर आप जा करके सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराएंगे तो आपको गवर्नमेंट कुछ पैसे प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट हर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। तो ऐसे क्या हुआ, लोग थोड़े अवेयर हुए और जो भी वुमेन्स थी उनकी डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होने लगी। तो इस तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस होने लगा। रिड्यूस अब एकदम खत्म तो नहीं कह सकते बट कंट्रोल में आ गया। तो गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया, ठीक है। तो जो पैसे दे रही है कि चलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई तो जो माँ और बच्चे हैं उनको
5,000 रुपीज, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वहां से मिला, उनके अकाउंट में आया, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और उनकी डिलीवरी के डेट पे उनके अकाउंट में आया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, फंड प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे कि देखो गवर्नमेंट लाइसेंस है कि नहीं प्रैक्टिशनर के पास, ये चेक करती रहती है। जो भी मतलब फंडिंग टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती रहती है, हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाती रहती है। तो इसका मोटो क्या है, यही है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपको मिल रही है वो स्टैंडर्डाइज्ड मिले, मतलब एक अच्छे लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, आपको क्वालिटी ऑफ केयर मिले हेल्थ केयर सेक्टर से। तो ये सारा काम करने का काम पॉलिसी, इसलिए पॉलिसीज बनाई जाती है, रूल रेगुलेशन बनाई जाती है, ताकि लाइसेंसिंग, फंडिंग एंड क्वालिटी केयर स्टैंडर्डाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे, ठीक है, बीपी मेजर करने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए या तो मरकरी थर्मामीटर या फिर डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। आपका सांस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप देखते होंगे कि एक छोटा सा डिब्बे जैसा, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, आपके फिंगर में लगाया जाता है, उससे आपका SpO2, ठीक है, ये सारी चीजें, रेस्पिरेशन रेट, सारी चीजें मेजर की जाती हैं। आप बचपन से देखते आओगे डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो आपके हार्ट बीट्स होते हैं, आपका लंग्स का जो भी ब्रोंकोवैस्कुलर साउंड होता है उसको सुनने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो है। सर्जरीज, बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं तो उसमें जितनी भी सारे मशीन्स, डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, दैट इज ऑल जस्ट अ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं कि अरे पहले मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, पहले अगर किसी को कैंसर हो जाता था, ब्रेन हैमरेज हो जाता था, ट्यूमर हो जाता था, तो लोग जीने की सारी उम्मीदें खो देते थे। लेकिन अब कैंसर का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम, मतलब इंडिया में हमारा जो भी मेडिकल सिस्टम है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इवन नर्व रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं अवेलेबल है। वो बात अलग है कि वो अभी वो उतना इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल हम कह सकते हैं ना कि हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। बट पहले ये सारी चीजें नहीं थी, तो क्या हुआ, हमारे पास नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, जिसको हम हेल्थ केयर सेक्टर में इंट्रोड्यूस करते गए और उसकी हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट इफेक्टिवली कर सकते हैं आज के डेट पे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को सिस्टमैटिकली रन कराने के लिए, ठीक है। फिर आता है पब्लिक। तो ये सारी जो चीजें इतना परपंच रचा जा रहा है वो किसके लिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है तो किसके लिए बना रही है, अपनी पब्लिक के लिए बना रही है। तो पब्लिक क्या है, हेल्थ एफर्ट्स, ठीक है, फोकस्ड ऑन प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड मैनेजिंग कम्युनिटी हेल्थ। तो पब्लिक का जो हेल्थ है उस पर गवर्नमेंट कैसे फोकस करती है, गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि वो प्रिवेंशन, बचाओ, ठीक है, फिर हेल्थ प्रमोशन एंड मैनेजिंग कम्युनिटी हेल्थ। जैसे कि आपको पता, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत सारी ऐसे डिजीज कंडीशंस होती हैं जिसका जो ओरिजिन होता है वो कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं होता है, नॉर्मल अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से बहुत तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कैंपेन चलाती रहती है ताकि अवेयरनेस आए लोगों के बीच में, लोग अपना ध्यान खुद रखने लगे। तो हम किस पे काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे। बीमारी होने के पहले हम उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि आपको बचना कैसे है, दैट इज प्रिवेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा हेल्थ प्रमोशन, किस तरीके से आप अपने हेल्थ का लेवल अच्छा रख सकते हैं, दैट इज हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। एंड देन मैनेजिंग कम्युनिटी हेल्थ, आपने देखा होगा आशा वर्कर्स, ठीक है, जैसे गांव में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा, या फिर शहर के लोगों ने भी सुना होगा, आशा जो गांव में जाती हैं, विजिट करती हैं, फिर उसके बाद उनके पास वो पूरा रिकॉर्ड रखती हैं कि कौन से विलेज में कौन सी डिजीज कंडीशन बहुत ज्यादा मिल रही है, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, ये सारी चीजों का वो एक डेटा कलेक्ट करती हैं। और फिर उसके बाद वो जो भी पॉसिबल ज़रूरतें होती हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड वो प्रोवाइड कराई जाती हैं कम्युनिटी पीपल को। तो कम्युनिटी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोवाइडर्स, पेयर्स, ठीक है, पेशेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है, सो एंड ऑल्सो पॉलिसीज, ठीक है। सो ये सारी चीजें इस वीडियो के लिए, इस पार्ट के लिए आई थिंक अब हम एंड करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा भी है और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसके हर टर्म को समझना पड़ेगा। तो इस पार्ट में इतना ही है। बाकी का जो टॉपिक है वो क्या क्या है आप पहले यहीं पे देख लो, इसके बाद से थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। ये थोड़ा स्टोरी टाइप लगा होगा बट बोरिंग नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसको बेसिक क्लियर करोगे तभी इसके ऊपर की चीजें पढ़ पाओगे। आगे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ इलनेस एंड प्रिवेंशन, ठीक है, लेवल्स ऑफ केयर, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज एंड सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड एट लास्ट हेल्थ केयर टीम एंड हॉस्पिटल मेंबर्स एंड देयर रोल्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपकमिंग पार्ट्स में पढ़ेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। जितनी चीजें स्क्रीन पे आई हैं उन सारी चीजों को नोट डाउन करना, कल शाम तक या फिर ऐसे डे 1 by 1 ऐसे करके विद इन दिस वीक, ठीक है, मंडे टू सैटरडे तक इस चैप्टर का, इस यूनिट का लेक्चर पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगा। आप सारे पार्ट्स को देखना, नोट्स बनाते चलता, जहां भी डाउट आएगा, जो भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो बट नॉट द एंड ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। अपकमिंग पार्ट्स आएंगे। इस पार्ट में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है, अपकमिंग जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखते रहो, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।